हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारे MS1 और यूनिट 6 की नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज जो हमारी है वो चेस्ट इंजरी से रिलेटेड है, हमारी पैरेलल चेस्ट हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हमारी जो डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन में इन्होंने बताया है ये एक कॉम्प्लिकेशंस होता है ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा इसके अंदर हो जाता है। ब्लंट चेस्ट यानी कि किसी भी तरीके की नुकीली चीज से अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो इसमें हमारे स्टर्निंग व्हील इंजरीज यानी कि हमारी मोशंस की जो चीजें होती है उनकी वजह से कोई चोट लग जाती है, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। दो या दो से ज्यादा जो हमारी रिब जो होती है, दो या दो से अधिक प्लेस से पर जब चोट लग जाती है तो हमारा क्या होता है, रिजल्टिंग इन फ्री फ्लोटिंग मूवमेंट्स। तो वहां की जो मूवमेंट्स होती है वो फ्रीली हो जाती है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बताया गया है कि जिसमें हमारी जो चेस्ट होती है उसमें किसी नुकीली चीज से चोट लग जाना, किसी मोशन वाली चीज से चोट लग जाना, और हमारी जो रिब जो पसलियां पाई जाती है हमारी चेस्ट के अंदर, वो दो या दो से ज्यादा पसलियां जो है इंजरीज हो जाना या उनका टूट जाना या उनके अंदर फ्रैक्चर हो जाना। तो ऐसी जो हमारी मूवमेंट्स होती है फ्रीली हो जाती है। ऐसी चीज जब होती है हमारी चेस्ट के अंदर तो हमारी जो मूवमेंट होती है चेस्ट की वो फ्रीली हो जाएगी, उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये हमारी चेस्ट इंजरीज और पैरेलल चेस्ट इसको बोला जाता है। तो इसमें हमारा जो न्यूमोथोरेक्स होता है वो मेन कंडीशन माना जाता है हमारा पैरेलल चेस्ट के लिए। तो न्यूमोथोरेक्स हमारा क्या हो जाता है, हमारी जो चेस्ट होती है लंग्स और चेस्ट के बीच में जो जगह होती है उसके अंदर एयर भर जाती है, तो वो हमारे न्यूमोथोरेक्स कंडीशन होती है। तो ये जो रीजन माना जाता है हमारा पैरेलल चेस्ट का। इसके अलावा और भी हमारे कोज होते हैं, ब्लंट ट्रॉमा हो जाना, नुकीली चीजों से चोट लग जाना, किसी व्हीकल की वजह से चोट लग जाना, रिब के अंदर यानी कि पसली के अंदर किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो जाना, सीरियस फॉल हो जाना यानी कि आप सीरियस तरीके से या गहराई में कहीं मतलब खुद का गिर जाना, चेस्ट पे चोट लग जाना या आपकी चेस्ट के ऊपर कोई ऐसी सीरियस चीज गिर जाना। तो मतलब इस तरीके से भी आपको चोट लग सकती है, और इंजरी और भी बहुत सारी इंजरीज हो जाती है किसी भी रीजन से, किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से आपको चोट लग सकती है। तो ये कोज रहते हैं हमारे चेस्ट इंजरीज के। तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम इसमें देखेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इन्होंने बताया है कि हमारा इंटीरियर एग्जामिनेशन कराना है सबसे पहले। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे आप, उसमें सबसे पहले इंक्लूड करेंगे आपका एयरवे, थोरैक्स, नेक, वेन एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो आपने सबसे पहले देखना है एयरवे में आपका आ जाएगा जैसे नोज है, लैरिंक्स है, फेरिंक्स है, ट्रैकिया है, लंग्स तक जाने वाला जो भी हमारा ट्रैक होता है वो सारा का सारा आपने चेक करना है। चेस्ट का एरिया आ जाएगा थोरैक्स के अंदर, सारा वो देखेंगे आप। नेक का एरिया देखेंगे, आपकी वेन वगैरह सारी की सारी, और सांस लेने में किस तरीके की डिफिकल्टी आ रही है, किस तरीके की परेशानी हो रही है, वो सारी आपने चेक करनी है। दूसरा आपने क्या करना है, पेन एट द साइट इंजरीज इन रिब फ्रैक्चर्स। तो आपने जहां पर रिब फ्रैक्चर हुई है वहां की साइड का आपने पेन देखना है कि वहां पर कितना दर्द है। और रेस्पिरेशन चालू आपने देखना है कि भी सांस लेने में किस तरीके की दिक्कत हो रही है, किस तरीके से सांस लिया जा रहा है, सांस उथला हुआ आ रहा है या जबरदस्ती दिक्कत हो रही है सांस लेने में। तो टेंडनेस वहाँ की कोमलता या कठोरता जो होती है टेंडनेस में, जो वो देखनी है आपने कि भी टेंडनेस कैसी है वहाँ की। तो ये जो कॉमनली जो दिए गए क्लिनिकल मैनिफेस्टोस ये बहुत कॉमन से हैं हमारे, तो सभी के अंदर ये चीजें होती हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट दिया गया है, जो नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके बाद दिया गया है एकोमोसिस और हमारा क्रिप्टस दिया गया है। तो एकोमोसिस होता है कि अंदर जो ब्लड वेसल्स जो हमारी होती है जब वो कट जाती है और स्किन के ऊपर निशान या नील हमारा पड़ जाता है, तो वो भी आपने चेक करनी है। हमारे एकोमोसिस होते हैं। क्रिप्टस होते हैं हमारे जैसे कि हमारे जोड़ या बोन होते हैं, वहां से चटकने की जो आवाजें सुनाई देती है वो हमारे क्रिप्टस होते हैं। तो ये भी आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आपने चेक करना है कि कहीं पर किसी भी तरीके का दाग या नील तो नहीं है, या फिर हमारी जो बोन वगैरह उनमें से कड़क की या किसी भी क्रिस्पी कोई आवाज तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा देखना आपने स्वेलिंग जो होती है, जो हमारी वाल होती है चेस्ट की जो वाल होती है उसमें हमारी डिफॉर्मेटिव तो नहीं हुई है, और जो पॉसिबिलिटी होती है हमारी स्वेलिंग वगैरह वो आपने जरूर चेक करना है। चेस्ट में पेन तो नहीं है, सांस लेते टाइम शॉर्टनेस, तो सांस छोटी तो नहीं आ रही है, खिंचके तो नहीं आ रही है, और जो इफेक्टिव पार्ट है उसकी टेंडनेस जरूर देखनी है कि भी वहां पर खिंचावट है या फिर वहां पर ज्यादा सॉफ्टनेस होगी, वो चीजें भी आप चेक करोगे। ब्रिलनेस देखनी है आपने, डिकलरेशन देखना है, जहाँ चेस्ट एरिया में चोट लगी वहां पर देखना है आपने कि वहां पर रंग में परिवर्तन तो नहीं हो गया है। तो वहां पर रंग का परिवर्तन तो आप समझते हैं कि कोई हमारी बॉडी है या स्किन है वहां पर कि कोई भी चीज नीली हो जाए या काली पड़ जाए, या फिर उसमें ज्यादा गाढ़ा कलर तो हम समझ जाते हैं नील हो गया, यहाँ पर चोट लगी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारी इंजरीज हुई है। तो वो जो कलर चेंज हो जाता है तो वो अपने आप ही साइन और सिम्टम दिखा देता है हमारी इंजरीज के। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है इसमें डिफिकल्टी देखनी है आपने, ब्रिज ड्राइविंग किस तरीके से हो रही है ये डिफिकल्टी जरूर देखनी है कि जो सांस ली जा रही है वो किस तरीके से ली जा रही है, सॉफ्टली ली जा रही है फिर किच किच के सांस आ रही है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा चेस्ट का एरिया दिखाया गया है और ये हमारी रिब है। तो आप रिब में देख सकते हैं एक साथ ये यहाँ पर जो रिब है ये इंजरीज हो गई है, ये रिब यहाँ पर इंजरीज है, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब बहुत सारी रिब जो है वो एक साथ यहाँ पर इंजरीज दिखाई गई, तो इस तरीके की जब सिचुएशन होती है तो ये रिब जो है यहाँ तक है, तो बीच में से ये हमारी क्या है टूटी हुई है, या फिर इनके अंदर जो एरिया है ये हमारा फ्रैक्चर का एरिया दिखाया गया। तो इस तरीके से अगर कोई कोई इंजरीज या कोई सिचुएशन हो जाती है तो ये हमारे पैरेलल चेस्ट या फिर हमारी चेस्ट इंजरीज के अंदर ये चीजें आती हैं। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में हम। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर इसमें दिया गया है ड्यू टू कॉज बताया है इन्होंने कि हमारे जो मोटर व्हीकल है या एक्सीडेंट है, फॉल फ्रॉम हाइट,
तो हम ऊंचाई से गिरना या फिर चोट लगने के जो जो रीजन होते हैं, व्हीकल की वजह से लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ऊंचाई से गिर सकते हैं, तो ये रीजन रहते हैं हमारे। और ब्लंट इंजरीज भी हो सकती है, ब्लंट चेस्ट इंजरी जो हमने अभी भी पढ़ा है उससे भी हो सकता है, एक्लेसेंस हो सकता है, डिक्लेसेंस हो सकता है, शेयरिंग ऑफ द गुड कंप्रेशन। तो इस ये हमारे सारे के सारे रीजन रहते हैं जिनकी वजह से हमारे चेस्ट में जो चोट है, जो इंजरीज है वो ज्यादा लग सकती है। और इसमें डिसरप्चर हो सकता है हमारा एयरवे, और इंजरी लग सकती है हमारी पेरिकामिया जो होती है, पेरिकाइमा जो होती है वो हमारे लंग्स के अंदर होती है, वहां पर भी हमारी इंजरी हो सकती है, रिब केज में भी इंजरी हो सकती है, और रेस्पिरेटरी जो मसल्स हो सकती है वहां भी हमारी चोट लग सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी डैमेज होती हैं अगर किसी तरीके की चोट लगती है। तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, उसमें हमारी हाइपोवोल्यूमिक चीजें जो होती है, मैसिव फ्लूइड जो होता है वो हमारा कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लॉस हो जाता है ग्रेट वेसल्स के अंदर। ठीक है, और कार्डियक रैप्चर हो जाता है, तो उसमें हमारा हेमोथोरेसिक्स यानी कि हमारे ब्लड की जो चीजें होती हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो ब्लड की जो लीकेज हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर, वो सारी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उनसे जो चीजें अराइज होती हैं वो हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन होना कम हो जाता है। फिर उससे क्या हो जाता है, एक्यूट रेनल फेलियर, आपकी जो किडनी जो काम कर रही है वो भी काम करना बंद कर सकती है, कम काम कर सकती है। और वॉल्यूमिक शॉक जो है वो हो सकता है, यानी किसी भी प्रकार के फ्लूइड की अगर कमी हो जाती है तो उसे वॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीजें क्या करती है, किस चीज का रीजन बनती है, डेथ का। तो इन दोनों ही वजह से डेथ का जो है साइन और सिम्टम जो है होते हैं ये, और डेथ हो सकती है इसमें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी इंजरीज हो सकती हैं, बहुत बड़ा लॉस हमारा होता है इसकी वजह से। तो आगे इसमें हमारे कुछ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस दिए गए हैं। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर हम देखेंगे कि हमारी क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है नर्स ने। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें बताया है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो हमारा इंस्पेक्शन किया जाएगा, एयरवे, थोरैक्स, नेक, वेन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखी जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें आप डायग्नोस के अंदर देखेंगे। चेस्ट के एक्सरे जो है वो कराने जरूरी है। चेस्ट के एक्सरे में हमें उसकी चेस्ट की जो कंडीशन है वो पता चलेगी, हमारी बोन की, मसल्स की और सब चीजों की। सीबीसी कराना जरूरी होता है हमारा। सीबीसी में हमारा कंप्लीट जो ब्लड काउंट होता है वो हमारा पता चलता है कि भी कितना लॉस हुआ हमारा ब्लड का। सीरम इलेक्ट्रोलिटी जरूर हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी फ्लूइड है उसका पता चलेगा। फ्लूइड के अंदर पाए जाने वाला जो इलेक्ट्रिक बैलेंस जो हमें देते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है, पोटेशियम, इन सारी चीजों का सीरम का टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एबीजी एनालिसिस जरूर कराना है। एबीजी में जो हमारी आर्टरी ब्लड गैस जो होती है, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली, आर्टरी के अंदर पाई जाने वाली जो गैस होती है उसका पता चले। सिटी स्कैन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हमारा ट्रोमोग्राफी होती है, यानी कि जो कंपाउंडेड ट्रोमोग्राफी होती है वो बोली जाती है। इसके द्वारा हमारे चेस्ट की कंडीशन कितनी उसके अंदर इंजरीज हुई है, क्या फ्रैक्चर हुआ है या क्या कंडीशन है, वो सारा सिटी स्कैन में देखा जाता है। क्लोटिंग स्टडी आपने जरूर करनी है। क्लोटिंग स्टडीज में आ जाता है कि ब्लड के अंदर किसी प्रकार के क्लोट और फिब्रोनोजन तो नहीं हुआ है, क्लोटिंग या थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म तो नहीं हुआ है, वो भी आपने देखना जरूरी है। और ऑटो सिचुएशन जरूर देखना है कि भी हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो ये सारे के सारे डायग्नोज एवोल्यूशन है आपके, ये आपने देखने हैं। इससे सारी की सारी कंडीशन आपको पता चलेगी पेशेंट की। और नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को कैसे हैंडल करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपने जो रिब फ्रैक्चर जो हमारा होता है, जनरली ट्रीटमेंट जो होता है उसका, वो हमारा कैसे होता है, ये कंजर्वेटिवली अगर हम इसको देखें, यानी कि परंपरागत तरीके से अगर हम इसे देखें, तो इसमें हमारी अच्छी पल्मोनरी जो हमारी थेरेपी होती है वो दी जाती है, फिजियोथेरेपी होती है वो कराई जाती है। इसमें मोबिलाइजेशन कराया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर किसी चीज का प्रॉपर, जैसे पेन मैनेजमेंट होती है, यानी कि दर्द का जो है एक निवारण किया जाता है। प्रॉपर पेन पे काम किया जाता है, दर्द है वो नहीं होना चाहिए, उसकी मोबिलाइजेशन कराई जाएगी। और पल्मोनरी एक अच्छी पल्मोनरी फिजियोथेरेपी कराई जाएगी परंपरागत, जिस तरीके से हमारा रिब का फ्रैक्चर हुआ है, वो सामान्य ट्रीटमेंट जो है उसके वो अच्छे तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, सेडेशन का इस्तेमाल किया जाएगा पेन को रिलीफ करने के लिए, डीप ब्रीदिंग करने के लिए और खांसी वगैरह को कम करने के लिए ये ड्रग्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, यानी कि एक ऐसी चीजें बनाई जाएंगी कि भी हमारे दर्द को कम करना है। उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करोगे, इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉकेज एंड आइज से ओवर द फ्रैक्चर साइट। तो इन्होंने बताया कि अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी जब आप बनाएंगे तो अल्टरनेट में आपने क्या करना है, दर्द को कम करने के लिए आपने इंक्लूड करना है कि जो हमारी नर्व ब्लॉकेज है या फिर जहां पर हमारा फ्रैक्चर हुआ है वहां पर आइस लगाना। ठीक है, यानी कि बर्फ की सिकाई करना। तो ये हमारी एक अल्टरनेटिव चीजें होती हैं, ये आप कर सकते हैं। अगर आप घर पर हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप घर पर आइस की सिकाई कर सकते हैं, बट अक्यूट पेन में ये ज्यादा कारगर होता है। तो इसमें यूजुअली पेन रिलीफ विद इन 5 to 7 days। तो हमारा जो पेन रिलीफ है वो 5 से 7 दिन के अंदर इसमें हो जाता है। और रिब के अंदर अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हील होने में लगते हैं 3 से 6 हफ्ते। तो इसमें ये हमारी मेडिकल मैनेजमेंट के अंडर है। और आगे हम देखते हैं स्पोर्टिंग मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं इसमें, कि भी हमारी जो स्पोर्टिंग मैनेजमेंट है, हम क्या सपोर्ट करेंगे, पेशेंट को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो स्पोर्टिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आपने वेंटिलेटर जो सपोर्ट है वो देना है, वेंटिलेशन की जो चीजें वो प्रोवाइड करानी है पेशेंट को, और मैनेज करना है पेन की चीजें जो है। अगर उसको किसी भी तरीके से दर्द हो रहा है तो उसमें सपोर्ट करोगे आप उसको, और आप क्लियर करोगे सेक्रेशंस फ्रॉम लंग्स। तो लंग्स के अंदर अगर किसी भी तरीके का सेक्रेशंस हो रहा है, ब्लड का है या म्यूकस का है, किसी भी तरीके का है, तो उस सेक्रेशन जो हो रहा है उसको क्लियर करेंगे ताकि वो ब्रीदिंग अच्छे से कर सके। क्योंकि अगर लंग्स के अंदर सेक्रेशन होता रहेगा तो एल्वियोल्स जो है वो स्टॉप हो जाएंगे और उसमें जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें हमारा क्या होता है अब
तो इसमें आपने सपोर्ट करना है, आपने फ्लो एयर थ्रो ऑफ द ओपनिंग इन द चेस्ट वॉल इज लाइफ सेविंग मेजर। तो जीवन बचाने के जो सबसे बड़ा उपाय हमारा होता है वो हमारा माना जाता है ओपनिंग द चेस्ट वॉल। अगर हमारी चेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार का वॉल के अंदर अगर किसी प्रकार का छिद्र है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर करें, उसे जरूर स्टॉप कराएं, बंद कराएं, क्योंकि वो जीवन बचाने का सबसे बड़ा उपाय होता है। ठीक है, अगर चेस्ट की वॉल के अंदर कोई छिद्र है तो वो ज्यादा नुकसान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट दिए गए हैं। नर्सिंग डायग्नोज के अंदर बिल्कुल वही जो पहले जो बातें रिपीट हुई है वही दी है इन्होंने। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग जो होती है वो चेक करना आपने, पैटर्न रिलेटेड देखना है आपने कि कैसा पैटर्न है उसका सांस लेने का पेशेंट का। लंग्स एक्सप्रेशन देखना है आपने कि लंग्स कितने एक्सपेंड हुए हैं, फ्लूइड का सेक्रेशन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, और इंट्राथोरेसिस प्रेशर जो है वो कितना डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, और रिब के अंदर फ्रैक्चर। तो ये सारी की सारी आपने नर्सिंग डायग्नोज के अंदर ये चीजें आपने चेक करनी है। तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से आप अगर नर्सिंग जो आपकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप डायग्नोज को अच्छे से समझ पाएंगे, डायग्नोज अच्छे से ले पाएंगे, एवोल्यूशन अच्छे से ले पाएंगे, आप कोज को अच्छे से समझ पाएंगे, तभी आप नर्सिंग मैनेजमेंट में सफल हो पाएंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट और जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो नर्स को प्रॉपरली बहुत अच्छे से तो वही अब हम देखेंगे इसमें हमारे जो डायग्नोज रहते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इम्पेयर्ड पेशेंट एबिलिटी टू एक्सहेल हाइपोवेंटिलेशन। तो इन्होंने बताया है कि हाइपोवेंटिलेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी हो सकती है, वो आपने देखनी है। जैसे गैस एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी हमारी चीजें हैं, जैसे कि पेशेंट की एबिलिटी देखनी है कि वो सांस जो है एक्सेल यानी कि कितनी सांस छोड़ने की एबिलिटी उसकी कितनी है वो देखनी है। तो वो हमारा हाइपोवेंटिलेशन के अंडर आता है। तो वो चीज आपने डायग्नोज के अंदर जरूर नोट करनी है। आपने एक्टिविटी देखनी है टॉलरेंस रिलेटेड कि भाई हाइपोक्सीमिया की कि हमारी जो ऑक्सीजन है और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एक्सचेंज होने की और आने और जाने की, तो वो एक्टिविटी आपने जरूर देखनी है। ऑक्सीजन कितनी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आ रही है, एक्सेल कैसे हो रहा है, इनहेल कैसे हो रहा है, हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सारी की सारी चीजें आपने जरूर नोट करनी है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी ना हो और वक्त रहते आप उसका सोल्यूशन भी कर सकें। और इंडिकेट देखने आपने टिश्यूज परफ्यूजन जो होता है उससे रिलेटेड हमारा जो हाइपो टेंशन की जो चीजें होती हैं तो उसमें आपने देखना है कि भी O2 की जो सप्लाई है वो डिस्क्रीज हो रही है या फिर हमारा मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो कम हो रही है। तो वो सारी की सारी चीजें आपने चेक करनी है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी और मेटाबॉलिक सिस्टम भी जो कि टिश्यू परफ्यूजन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इसमें डिफिसिट आपने नॉलेज लेनी है रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन ट्रीटमेंट सेल्फ केयर नीड। तो ये लाइन तो कॉमन है, ये हर किसी में आ रही है, तो इसका तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आपने ये देखना है कि भी नॉलेज का अभाव तो नहीं है उसे अपनी बीमारी को लेकर के, अपनी कंडीशन को लेकर के, अपने इलाज को लेकर के, अपनी केयर को लेकर के। तो वो सारी की सारी अगर अभाव है तो आप उसको कंप्लीट करेंगे, आप उसको बताएंगे। अगर आपके अंदर भी अभाव है तो आप भी नॉलेज गेन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक। तो नेक्स्ट डिजीज में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।